जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। कैसे हो आप सब? आज की है वीडियो संपूर्ण हिंदी में साहित्य को कंप्लीट करेंगे और ऐसे हिंदी साहित्य की बात करें जिसमें संपूर्ण साहित्य को एक ही वीडियो में, कोई दूसरा पार्ट नहीं सर, ठीक है ना। परीक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आना है भैया तो वर्दी भाई तन पे होनी चाहिए, इसलिए सारे सब्जेक्ट पर पैनी नजर, सारे विशेषज्ञों की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। प्लेलिस्ट को वॉच करते रहिए। आज की यह वीडियो आपके नाम एक क्लास परीक्षा पास वाली वीडियो, जो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन लेकर 100 क्वेश्चन यानी शतक लगाने वाले हैं। पहली बार है तो चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लें। बहुत तेज रैपिड फायर क्लास चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, केवल मात्र यूट्यूब पर पहली बार, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी स्वार्थ के। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है आपसे कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। प्योर साहित्य मिलेगा। हिंदी के व्याकरण की पूरी क्लास ली है, एक बार और लेंगे, लेकिन इस वीडियो में प्योर साहित्य मिलेगा। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है दोस्तों? तो आपको याद रखना है उद्दंड मार्तंड, यानी ऑप्शन बी जाएगा। प्रश्न यहां से और बनता है कि जब क्वेश्चंस में आ जाए कि भाई ये बता दो कि इसका संपादन कहां से होता है। देखिए, संपादन की बात पूछा जाए या फिर संपादक की बात पूछा जाए, क्या संपादक की बात अगर पूछा जाए तो फिर आपको क्या मारना है, ध्यान दीजिएगा। जब प्रश्न में ये दो प्रश्न आते हैं तो आपको कोलकाता, यानी कोलकाता से जो है ये प्रकाशित होता रहा है। और पंडित जुगुल किशोर की बात अगर करें, यानी जुगुल किशोर शुक्ला, देखिए पहले प्रश्न में थोड़ा समय लगेगा। जुगुल किशोर शुक्ल ने जो है सबसे पहले इसका संपादन शुरू किया। तो दो प्रश्न, कौन सा पत्र है, यानी तीन प्रश्न हो गए। कौन सा पत्र है? उद्दंड मार्तंड है, हिंदी का पहला प्रकाशित पत्र है। कहां से प्रकाशित होता रहा है? कोलकाता से। तीसरा प्रश्न, संपादक कौन रहा है? जुगुल किशोर शुक्ल रहे हैं, इसलिए विकल्प किसके साथ चला जाएगा प्यारे? बी के साथ चला जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है प्यारे? हिंदी के पहले गद्यकार कौन है? तो ऐसा प्रश्न जब पूछा जाए तो मैथिली शरण गुप्त। ध्यान दो, सब क्वेश्चन में पहला पहला। देखो, जब आपसे कहा जाए कि याद रखिएगा कि जब प्रथम कवि, यानी हिंदी का प्रथम कवि पूछा जाए तो सरहपा, आदि कवि स्वयंभू। ध्यान दीजिएगा, जब हिंदी में अगर पूछा जाए आधुनिक हिंदी, यानी अगर प्रश्न में आ जाए कि आधुनिक साहित्य का जनक, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक या आधुनिक साहित्य का जनक, अगर ऐसे पूछा जाए तब क्या मारेंगे प्यारे? तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र मारेंगे। अगर प्रश्न में आ जाए हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि, क्या है प्यारे? हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो आपको याद रखना है वही मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती वाले। यहां पर अगर क्वेश्चन में आ जाए लल्लू लाल, तो आपको याद रखना है हिंदी का प्रथम गद्यकार। हिंदी का प्रथम गद्यकार, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनकी एक रचना और याद रखिएगा, प्रेम सागर, है ना। प्रेम सागर जो है एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पे शामिल कर लीजिएगा। आंसर में कुछ भी पूछे दोस्तों, इससे बाहर पेपर क्या ही जाएगा। इन चारों ऑप्शंस में देखा जाए तो ये चार क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? प्रश्न कठिन है, लेकिन आपको यह भी पता चलना चाहिए कि वीर गाथा काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा, आदिकाल किसने कहा, या हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, या फिर जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, या राहुल शंकर तैन ने क्या कहा, या रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। जब आप रामचंद्र शुक्ल की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है। अब यार देखिएगा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या क्या किसने किसने कहा है, यहां से एक प्रश्न बनता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर यह बने कि चारण काल किसने कहा है हिंदी साहित्य के आदिकाल को या साहित्य के काल को, तो वो कहा है जॉर्ज गियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। बीज वपन काल, जिसको बीजप्पन काल कहा जाता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यही वो है व्यक्ति जिनके नाम पर द्विवेदी युग है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है, जो इस क्वेश्चन का, अब ये वाले दो क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन जो है ना, ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल शंकर तैन, जो बोलगा से गंगा लिखते हैं, ठीक है ना। वीर गाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया किसके साथ? ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है रटा दिया है बच्चों को। अगर हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए हिंदी भाषा को देवनागरी में लिखा जाता है, तो अगर गुरुमुखी लिपि की बात करें तो पंजाबी को गुरुमुखी में लिखा जाता है, सौराष्ट्र को सौराष्ट्री में लिखा जाता है, उर्दू को फारसी में लिखा जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों अंग्रेजी भाषा को किस में लिखा जाता है बताइए? अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। हिंदी की बात अगर कर लेते हैं तो हिंदी की बात कर लें या नेपाली की बात कर लें तो प्यारे किस में लिखा जाएगा? हिंदी नेपाली आपकी देवनागरी हो जाएगी। यह बात आपको याद रखनी है। तो इसलिए विकल्प किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, इसको देवनागरी। देवनागरी का विकास कैसे होता है वो भी इसी वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 14 सितंबर 1949 को हमारे यहां भारतीय संविधान में देवनागरी को लिया गया। हमारे भाग कितने में दोस्तों, यानी हमारे कौन सी अनुसूची में जो है कितनी जो है भाषाएं हैं, जरा एक बार कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया। हिंदी की बात करें तो हिंदी एक राजभाषा है, लेकिन बात अगर देवनागरी की हुई है तो देखिएगा देवनागरी हिंदी की ही नहीं दोस्तों, देवनागरी हिंदी की ही नहीं जो है आपकी लिपि है। देवनागरी बहुत सारी चीजों, जैसे आप मराठी की बात करते हो, क्या लिपि है? मैं ये कहता हूं दोस्तों, हिंदी से लेकर संस्कृत और संस्कृत से लेकर नेपाली और नेपाली से लेकर बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि अगर आई होगी तो कहीं से कहीं आई ही होगी। हर चीज का एक कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक होता है दोस्तों। और देवनागरी लिपि जो है इसका उदय जो हुआ ये ब्राह्मी लिपि से हुआ। कहां से हुआ सर? ब्राह्मी लिपि से हुआ। अगर ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है तो ब्राह्मी लिपि सबसे पहले जो है किसके शिलालेख में पढ़ी गई? अशोक के शिलालेख में। सबसे पहले देवनागरी सर जयदेव भट्ट के शिलालेख में, जो गुजरात में है। मैंने कई बार आपको रिपीट कराया है। लेकिन यहां देवनागरी लिपि का विकास जो होता है तो वो ब्राह्मी से होता है। अब ब्राह्मी देखिएगा, ये ऑप्शंस कट गए। ब्राह्मी 2 में लड़ाई बी और सी में है, तो ब्राह्मी के बाद आपको कुटिल नहीं मारना है। ब्राह्मी के बाद गुप्त आई, इसलिए आपको याद रखना है ब्राह्मी के बाद हमारा क्या हो जाएगा? गुप्त, और गुप्त के बाद कुटिल, और कुटिल से हमारी देवनागरी आई है, इसलिए विकल्प बी हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी कुटिल की जगह नागरी भी लिखा होता है, इसलिए परेशान ना हो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, स्वागत है हर शेरनी का। देखिएगा, ईमानदारी से आपको क्लास पूरी देखनी है। सबसे तेज, जैसे जैसे वीडियो में क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस की रफ्तार तेज होगी। ठीक है, अभी इतना टाइम हुआ, छोटा सा टाइम हुआ, 5 से 7 मिनट का टाइम, 5 क्वेश्चन हो पाए। 10 मिनट में वीडियो ऐसा लगेगा कि आधी खत्म हो गई है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? देखिए, जब क्वेश्चंस में पूछा जाए चिंतामणि, तो चिंतामणि को लिखा है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल वही है जो काल को क्या कह रहे थे? वीर गाथा काल कह रहे थे। ठीक है ना, वीर गाथा काल कह रहे थे। और आपको यह पता होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल वही है दोस्तों जिन्होंने हिंदी साहित्य को लिखा है। क्या है? हिंदी साहित्य को किसने लिखा है? सर इन्होंने ही लिखा है। इन्होंने ही दोस्तों क्या लिखा है? इन्होंने ही चिंतामणि को लिखा है। यह भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी वो है जो द्विवेदी युग के नामकरण की बात करते हैं, और जयशंकर प्रसाद वो है जो छायावाद के जनक की बात करते हैं। 7 नंबर और 8 नंबर आपके क्या है? ध्यान दीजिए, 7 नंबर और 8 नंबर, बहुत ध्यान से। 7 नंबर और 8 नंबर पंक्तियों से प्रश्न है, और ये 2 पंक्तियां आप परमानेंट इनको सुनते रहे होंगे या गुनगुनाते रहे होंगे, या ये 2 ऐसी पंक्तियां हैं प्यारे। क्या है? ये 2 ऐसी पंक्तियां हैं जो हर बार आपने सुनी होंगी अपने कानों से। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी, है ना? धर्म की हानि होती है ना, तो कहीं ना कहीं असुर बढ़ते हैं, और फिर अवतार होता है किसका? भगवान जो है जन्म लेते हैं दोस्तों। तो ये किसने कहा? ये अपनी पंक्तियों को यहां पर क्या है? प्रदर्शित किया है तुलसीदास ने। तुलसीदास दोस्तों रामचरितमानस लिखकर अवधी भाषा में गए हैं, गीतावली, दोहावली, कवितावली लिखकर गए हैं, रामायण बरवे लिखकर गए हैं। इसके साथ ही साथ तुलसीदास की बात करें तो आंसर हमारा किसके साथ? बी के साथ। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है। जब एक और प्रश्न बनता है तो ये आता है, ये बहुत ज्यादा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, है ना? बताइए, अगर हम इस तरीके की बात करते हैं तो ये बताइएगा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर इन पंक्तियों की बात करें तो यहां पर आप अर्थ निकालने से ज्यादा उनको कहीं ना कहीं ये देखिए कि किसने लिखा है, तो तुलसीदास हो जाएगा। क्या है सर? तुलसीदास हो जाएगा। तुलसीदास वही जो राम के चरित्र का वर्णन करते हैं। चलिए, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इंदु पत्रिका का अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस में आ जाए तो आप तुरंत लॉक कर दीजिएगा। चूंकि जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात कर लेते हैं और अंबिका प्रसाद गुप्त की बात कर लेते हैं तो इनमें जो रिलेशन था वो मामा और भांजे का रिलेशन।
अंबिका प्रसाद गुप्त और मामा और भांजे का रिलेशन रहा, बाद में काम अंबिका प्रसाद गुप्त ने संभाला, इसलिए विकल्प किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? प्यारे थोड़ा सा तेज। अगर हम अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों के विकास की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यह ब्राह्मी लिपि से होता है। चूंकि मैंने बताया आपको कि देवनागरी भी अगर आई है तो ब्राह्मी से ही आई है, या अगर आप कुटिल लिपि की बात करते हो तो भी ब्राह्मी से आई है, अगर आप गुप्त लिपि की बात करते हो, नागरी लिपि की बात करते हो तो भी ब्राह्मी लिपि से आई है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मी लिपि सर्वोपरि है और ब्राह्मी लिपि जो है सबकी लिपियों का जनक माना जाता है। इसलिए विकल्प हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वीर गाथा काल 11 नंबर और 12 नंबर एक ही चैप्टर से प्रश्न है और इनमें से लगभग मुझे लगता है एक प्रश्न आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में अगर आपको सिलेक्शन लेना है सारे सब्जेक्ट को टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ड 2.0। ये गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी आपको सिलेक्शन दिलाएगा। वीर गाथा काल के सबसे बेहतरीन कवि हैं चंद्रवरदाई, और चंद्रवरदाई से एक प्रश्न आता है कि चंद्रवरदाई ने कौन सी रचना लिखी, यानी पृथ्वीराज रासो। देखिए अगर आप चंद्रवरदाई की बात करते हो तो यहां से 11 नंबर से ध्यान दीजिए, 11 नंबर से एक प्रश्न बनेगा कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं। चंद्रवरदाई की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है। और ये पृथ्वीराज रासो तो लिखा है, यानी मैं कह सकता हूं कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। सर कौन से कवि? तो हमने कहा वीर गाथा काल, है ना। यहां से कैसे भी क्वेश्चन उठा सकता है, वीर गाथा काल के कवि। अब वीर गाथा काल के अगर ये कवि हैं चंद्रवरदाई, तो मुझे ये बताओ कि चंद्रवरदाई ने किसके चरित्र पर वर्णन किया है? तो आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के चरित्र पर। और पृथ्वीराज चौहान तो मतलब तभी तो पृथ्वीराज रासो नाम आया, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिए। ये विद्यापति कौन है? विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल, मैथिली भाषा में सबसे ज्यादा लिखी है विद्यापति। आगे क्वेश्चंस मिलेगा, चिंता मत करिए। बहुत बढ़िया। कबीरदास की भाषा क्या है? देखिए कबीरदास की बात करें तो साखी लिखते हैं कबीरदास, साखी शब्द लिखते हैं कबीरदास, रमैनी लिखते हैं। क्या लिखते हैं प्यारे? रमैनी लिखते हैं। साखी शब्द रमैनी कौन लिखता है? कबीरदास। भाषाओं की बात करें तो दोस्तों भाषाओं में आप जानते हो कि आप बचपन में आप 10th 12th में पढ़े होगे जीवनी, तो पंचमेल खिचड़ी की बात करते रहे हो, और पंचमेल खिचड़ी यानी सदुक्कड़ी भाषा, और सदुक्कड़ी भाषा यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसलिए विकल्प किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? देखिए अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक, ये दो ही रचनाएं पूछी जाती हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? पहला। और दूसरा दोस्तों शिवा बावनी, क्या है ना, शिवा बावनी किसकी रचना है? तो शिवा बावनी किसकी रचना है? तो ये शिवा बावनी रचना है भाई भूषण की, है ना। शिवा बावनी भूषण की रचना है। साथ ही साथ केशव दास से एक प्रश्न बहुत बेहतरीन बनता है। केशव दास से प्रश्न बनता है रसिक प्रिया, क्या है? रसिक प्रिया किसकी रचना है? और कहीं ना कहीं क्या है बताइए? रसिक प्रिया के साथ साथ और क्या है? हाँ, केशव दास। केशव दास वही दोस्तों जो कहीं ना कहीं कहे जाते हैं प्रेत कहे जाते हैं, हिंदी के प्रेत के नाम से जाना जाता है केशव को, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। हाँ ये बताओ रसिक प्रिया के साथ को क्या है एक और कृति? कमेंट कीजिएगा। हाँ रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, इसके साथ तीसरी। नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ रसिक प्रिया 1591 में लिखी। अच्छा नेक्स्ट। अरे बहुत आसान है। रसिक प्रिया नहीं पता है क्या? कवि प्रिया नहीं पता है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लव के रचयिता कौन है? अब इसमें क्या रखा था भाई? पल्लव की बात कर लेते हैं। पल्लव, देखो पल्लव की बात कर लो। पल्लव के साथ क्या है? ग्राम्या। पल्लव के साथ ग्राम्या है तो चिदंबरा भी है। क्या है सर? चिदंबरा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है चिदंबरा। सर ये तीन ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। चिदंबरा को 1968 में कौन सा पुरस्कार मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ये एक ऐसी कृति है जो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और किसे मिलता है? पंत जी। पंत जी हिंदी के पहले जो है सुमित्रानंदन पंत को मिलता है चिदंबरा के लिए, और पल्लव भी इन्हीं की रचना है। ये तीनों चारों चीजें अगर आ जाती हैं तो एक ही नाम, आंसर ए हो जाएगा। हिंदी की बात अगर करें तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है?
तो आप जवाब दीजिएगा प्रकृति का सुकुमार कवि पंत साहब। हिंदी में अगर पूछा जाए आधुनिक मीरा, हिंदी में अगर पूछा जाए हिंदी की आधुनिक मीरा कौन है, तो आपको क्या मारना है, महादेवी वर्मा। हिंदी में अगर पूछा जाए छायावाद का जनक, अभी मैं ये भी बताऊंगा आज आपको बहुत डीप में कि छायावाद में कवि कितने आते हैं। छायावाद का जनक तो वो क्या मारेंगे, ठीक है ना ये। और निराला क्या है, हिंदी का क्रांतिकारी कवि, हिंदी का क्रांतिकारी कवि, राइट। इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। देखिए छायावाद की अगर हम बात करें तो छायावाद में कितने कवि आते हैं, छायावाद में 4 प्रमुख कवि आते हैं। छायावाद में 4 ही प्रमुख कवि आते हैं, इनको नोट कर लेना। पहला आता है, पहला क्या आता है, पहला आता है जयशंकर प्रसाद। पहला कोई व्यक्ति है जयशंकर प्रसाद। अब तक मैंने नहीं बताया आज तक अपनी वीडियो में, लेकिन अब मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। दूसरे हैं महादेवी वर्मा, छायावादी ये भी है महादेवी वर्मा। तीसरा जो कोई है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथा कोई अगर है तो वो कौन है बताइए, वो कौन है, वो है राम कुमार वर्मा। छायावाद आजकल सुनते थे ना, मैंने आज समस्या आपकी खत्म कर दी। छायावाद में केवल 4 लोग आते हैं, छायावाद में केवल 4 लोग आते हैं, मैंने आज तक नहीं जिक्र किया, आज समझ लो। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा। तो छायावाद में कितने अक्षर, 4 अक्षर हैं, 4 लोग आते हैं, उनके नाम लिख दिए हैं, यह बात आपको याद रखनी है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम कौन है, तो प्रवर्तक कौन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का कलाधर, यानी हिंदी में कलाधर के नाम से भी जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट, बहुत सुंदर, क्या बात है। चलो चलिए, क्वेश्चन क्या है, हाँ रिपीट करते रहिए कमेंट बॉक्स में। चलो, प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है, यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी। हमेशा याद रखिएगा, प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है। इसमें कोई डिटेल नहीं, क्योंकि जब कोई स्टेटमेंट आता है तो उसे बताना पड़ता है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास की बात करें तो यहां पर याद रखिएगा, प्रेमचंद्र की बात अगर हो रही है तो प्रेमचंद्र से 2 से 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब प्रेमचंद्र की अगर बात हो रही है तो प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास आपको पता होना चाहिए। क्या है सर, प्रथम उपन्यास पता होना चाहिए, अधूरा उपन्यास पता होना चाहिए, और इसके साथ अंग्रेजों के द्वारा जब्त उपन्यास, अंग्रेजों के द्वारा जब्त जो उपन्यास था वो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रथम उपन्यास था सेवा सदन, यह था आपका सोजे वतन, अंग्रेजों ने जो जब्त कर लिया था। और यहां पे आपका जो है अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र। यहां पर प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। यह सारी डिटेल आपके दिमाग में होनी चाहिए प्यारे, ठीक है, यह सारी डिटेल आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए यहां पे। फिर अगर प्रश्न में आ जाए, क्या प्रश्न में आ जाए यह बता दो, अगर प्रश्न में आ जाए पंत को किस पर पुरस्कार मिला, यानी सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी को किस पर ज्ञानपीठ, मैं ज्ञानपीठ की बात कर रहा हूं, और रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर पुरस्कार मिला, तो देखिएगा बहुत आसान है। दिनकर को मिला है उर्वशी पर, दिनकर को उर्वशी पर मिला है 1972 में। इसी तरह पंत को 1968 में मिला है चिदंबरा पर। हम केवल बात कर रहे हैं, क्या केवल प्यारे बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ज्ञानपीठ की। और महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा को मिला है यामा कृति पर। तो जब ज्ञानपीठ की बात करेंगे, समझो हम ज्ञानपीठ की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, हम क्या कर रहे हैं,
हम सर ज्ञानपीठ की बात कर रहे हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, किस कृति पर मिला? सबसे पहली कृति थी चिदंबरा, सबसे पहला व्यक्ति था पंत, और इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बाद बाकी भी तीन रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। बोलो, क्लियर है ना? ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, मैं आपको कतई हारने नहीं दूंगा, बस आप बने रहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम जो है किसने लेखक यानी जो है किसने लिखा था? हाँ, फ्रेंच भाषा में, सबको पता होना चाहिए। बताइए, फ्रेंच भाषा में किसने लिखा था? क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, गुड। अच्छा, क्या दिक्कत है भाई? फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा उतनी देर से हम कह रहे हैं कि फ्रेंच भाषा, गारसा दत्तासी फ्रेंच भाषा सबसे पहले हिंदी, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो रामचंद्र शुक्ल ने भी है, लेकिन जब सबसे पहले की बात आ जाती है तो दोस्तों वहां पर गारसा दत्तासी आ जाता है। किसमें लिखा था दोस्तों? तो फ्रेंच भाषा की हम बात कर लेते हैं। किसमें लिखा था? जैसे हम यहां पर देखिए, अगर दिख नहीं रहा था तो समझने की कोशिश करिएगा। कहता है इन्होंने फ्रेंच भाषा में एंदुई ए हिंदुस्तानी हिंदी का साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ 1839 में प्रकाशित हुआ। रामचंद्र शुक्ल, देखिए 1839 में सबसे पहले जो है किसने लिखा है? गारसा दत्तासी ने। और 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। और उसके बाद 1800 जो है यानी 1883, यानी इनसे पहले 1883 में हिंदी साहित्य को शिव सिंह सेंगर ने भी लिखा। तो फिलहाल आपको याद रखना है किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा ने सबसे पहले किसने लिखा? 1839 में, ठीक है ना? चलिए, पद्मावत किसकी रचना है? जब पद्मावत की बात करते हैं तो दोस्तों पद्मावत, बहुत बेहतरीन प्रश्न आता है। देखिए, जब भी आप पद्मावत की बात करते हो, ठीक है ना, पद्मावत के साथ आप अखरावट की बात करते हो। क्या है? अखरावट। और अखरावट के बाद आप आखिरी कलाम की बात करते हो। क्या बात करते हो? आखिरी कलाम की बात करते हो। तो आपको याद रखना है ये सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी सर ऑप्शन नंबर किसके साथ? एक डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। पद्मावत की बात करेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी है, पद्मावत जो लिखी है वो कहीं ना कहीं किस भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में लिखी है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया, अवधी भाषा में लिखी है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? देखिए, लल्लू लाल जो है प्रेम पचीसी, वो प्रेम सागर, ठीक है ना। और एक और आता है प्रेम पचीसी, किसने लिखा? प्रेम पचीसी को किसने लिखा? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रेम पचीसी को लिखा है, प्रेम माने प्रेम और प्रेम माने प्रेमचंद्र। और जब बैताल पचीसी की बात करेंगे तो बैताल पचीसी जो है आंसर डी होगा। प्रेम सागर लल्लू लाल, प्रेम पचीसी प्रेमचंद्र, और बैताल पचीसी सुरति मिश्रा। इतना आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आपको मिला के याद कर लेना है। अब चीजें बहुत हैं। 23 नंबर, तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिए हैं न पान। क्वेश्चन कितना भी कठिन कठिन आ जाए, आज की इस वीडियो में सब खत्म कर देंगे। 10 से 15 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है ना। मैं ये कहता हूं दोस्तों कि तरुवर फल नहीं, तरुवर का मतलब क्या होता है? तरुवर का मतलब होता है पेड़। तरुवर का मतलब होता है पेड़। तरुवर फल नहीं खाते हैं, तरुवर स्वयं अपने फल नहीं खाते, पेड़ अपने स्वयं फल नहीं खाते। सरवर पिए ना पान, सरवर का मतलब होता है तड़ाग, सरोवर, सरवर पिए ना पान, सरोवर कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते प्यारे, है ना। ये किसने कहा था? ये रहीम ने कहा था। इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? आपको जवाब देना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है इसको, हाँ, बहुत से बच्चे हरिश्चंद्र मारेंगे। चलिए, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, बहुत सुंदर। क्या दिक्कत है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं प्यारे, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ?
तरुबर, यहां पर तरुबर वाला हो गया था, ठीक है। अरे हाँ, कुछ इशू आया था, कोई दिक्कत नहीं है। तरुवर फल नहीं खाता है, रहीम वाला हो गया था, कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। अब देखिए, अब यहां से दो प्रश्न बनते हैं, क्या बनते हैं प्यारे, समझिएगा। प्रश्न एक ये बनता है कि अगर पंक्तियों में आपका अलंकार पूछा जाता है, इन पंक्तियों में, तो अलंकार क्या मारोगे, तो अलंकार वर्ण की आवृत्ति जब होती है प्यारे, तो जब वर्ण की आवृत्ति होती है तब आपको यहां पर मारना होता है अनुप्रास अलंकार। और वर्ण कौन सा आवृत्ति कर रहा है, ता, है ना। तो तरण तनुजा तटतमाल में बहुत बार अलंकार पूछा गया। अब यहां पर पूछ लिया ये किसकी पंक्तियां हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, जो आधुनिक हिंदी के क्या हैं सर, हिंदी के क्या हैं सर, हिंदी के जनक हैं। आधुनिक हिंदी के जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी की साहित्य की आत्मा है, और रामधारी सिंह दिनकर क्या है, हिंदी के राष्ट्र कवि हैं द्वितीय। अगला प्रश्न, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। जब आप भारत भारती की बात करते हो तो भारत भारती, देखिए जब आप यशोधरा की बात करते हो, यशोधरा किसकी रचना है। जब आप देखिएगा, जब आप भारत भारती की बात करते हो तो भारत भारती किसकी रचना है, तो यहां पर आपको क्या मारना होता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है जयद्रथ ब्रद, है ना। तो जयद्रथ बद जो है किसकी रचना है, बहुत सारी रचनाएं हैं, तो ये सभी रचनाएं आंसर में किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ चली जाएंगी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, अगला प्रश्न क्या है, 26 नंबर आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए, बताइए। ठीक है, दोहा कोश के रचयिता कौन है, तो दोहा कोश, देखिए हिंदी की बात करते हैं, दोहा कोश सरहपा ने लिखा। हिंदी का जो प्रथम कवि है, देखिए जब आपसे कहता है प्रथम कवि कौन है, तो आप क्या मारेंगे। और जब आपसे कहता है कि प्रथम आदि कवि कौन है, तो प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, क्या है सर, थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। तो जब आदि कवि और कवि, देखिए यहां पर जब आदि कवि पूछे तो स्वयं भू मारिएगा, और प्रथम कवि पूछे तो आपको क्या मारना है, सरहपा मारना है, ठीक है। क्या मारना है प्यारे, सरहपा मारना है, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर जो है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेम सागर के रचयिता कौन है, अभी अभी बताया। बैताल पचीसी को किसने लिखा है, सुरति मिश्रा ने लिखा है। प्रेम पचीसी को प्रेमचंद्र ने लिखा है। लेकिन प्रेम सागर की बात करेंगे तो यहां पर लल्लू लाल हो जाएंगे। और हिंदी की बात करें तो हिंदी के प्रथम गद्यकार, ध्यान दीजिएगा यह बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी का प्रथम गद्यकार अगर कोई है तो यह है भैया लल्लू लाल जी हैं। इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। दोस्तों पंच परमेश्वर की ही तो बात करी गई है, तो जब भी आपसे पंच परमेश्वर की बात करी जाए, देखिए पंच परमेश्वर की बात की जाए, ईदगाह की बात की जाए, कफन की बात की जाए, है ना, अगर आप पंच परमेश्वर की बात कर रहे हो, क्या है, परमेश्वर की बात कर रहे हो, अगर आप सेवा सदन की बात कर रहे हो, ये क्या है सर, अगर सेवा सदन की बात कर रहे हो, गवन और गोदान की बात कर रहे हो, तो इन सभी का आंसर क्या होगा, इन सभी का आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके अब इसके साथ ही साथ और याद रखिएगा, प्रेमचंद्र को हिंदी का क्या कहा जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है, हिंदी का कथा सम्राट कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी के साथ। अगला, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है। जन्मेजय के नागयज्ञ की बात कर लेते हैं तो उन्हीं ने लिखी है जिन्होंने झरना लिखा है, उन्हीं ने लिखी है जिन्होंने कंकाल लिखा है, उन्हीं ने लिखी जिन्होंने इरावती लिखा है, और उन्हीं ने लिखी है जिन्होंने क्या लिखा है बताइए, जिन्होंने स्कंद गुप्त लिखा है, बताइए स्कंद गुप्त लिखा है, और जिन्होंने कामायनी को लिखा है उन्हीं ने लिखी है, यानी जो है हिंदी के छायावादी जनक, यानी आंसर हो जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ठीक है, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला, तोड़ते पत्थर किसकी रचना है। अगर आप तोड़ते पत्थर की बात करते हो तो उन्हीं ने लिखी है जिन्होंने कुकुरमुत्ता लिखा है, अणिमा लिखा है, परिमल लिखा है, उन्हीं ने लिखा है जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो है हिंदी के क्रांतिकारी कवि। मैं कहता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सुपरफास्ट में हो जाएगा। अगला रैपिड फायर का 31वां क्वेश्चन है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग, पंक्ति के रचयिता कौन है, जवाब दीजिएगा। क्या कोई भी इशू आए तुरंत बताइए, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं तो देखते ही रहता हूं, ठीक चलो ठीक है।
अरे भाई इसमें क्या समस्या है? देखो, जब कहते ना, हमने आपको कहा था कि भाई जब आप वो वाला तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिए न पान, दो रचनाएं आपको परमानेंट याद रखनी है। तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिए न पान, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। ये सभी जो है रचनाओं में आपको रहीम मारना है। रहीम दास बहुत कुछ लिख कर गए हैं। रहीम की पंक्तियां और तुलसीदास की पंक्तियों में एग्जाम में बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आप 32 नंबर रैपिड फायर में देखोगे तो कहता है हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? तो हार की जीत को लिखा है सुदर्शन ने लिखा है। ठीक है ना? क्या लिखा है सर? सुदर्शन ने लिखा है। अगला, रानी केतकी की कहानी। अब देखिए, रानी केतकी की कहानी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां हो जाएगा। यानी इंसा अल्लाह खां जो सबसे ज्यादा, मतलब अगर हम टॉप 100 की बात करें, टॉप 100 की अगर हम बात करें तो 100 से ज्यादा बार आपके छोटे बड़े एग्जामों में यह पूछा जा चुका है। इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए कहता है दोस्तों शिव शंभु के चिट्ठे। अब यह प्रश्न जो है पिछली बार लास्ट ईयर एग्जाम में बना था, इसलिए मैंने इसको यहां पर जरूर रखा है। लास्ट ईयर एग्जाम में, लास्ट ईयर का मतलब समझते हो ना, लास्ट बार जब हुआ था एग्जाम तो उसमें इन प्रश्नों को देखा गया था। तो बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अंबिका दत्त, देखिए व्यास अलग है और अंबिका प्रसाद अलग है। अंबिका प्रसाद की बात अगर हम कर लेते हैं तो आपको यह पता है कि अंबिका प्रसाद ने क्या लिखा था? अंबिका प्रसाद ने लिखा था इंदु पत्रिका। क्या लिखा था? इंदु पत्रिका लिखा था। ये आपको याद रखनी है। क्या लिखा था प्यारे? इंदु पत्रिका लिखा था, जो कहीं ना कहीं इससे पहले इंदु पत्रिका को जयशंकर प्रसाद निकालते थे। रसिक प्रिया, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बताओ। हाँ जी, ठीक है, अच्छा वो भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रसिक प्रिया, हाँ वो भी करा देंगे, मैंने देख लिया है। कभी कभी उधर नहीं दिखता है तो डिवाइस में देखना पड़ता है। अब देखिए बात यहां पर है, एक बच्चे ने कहा है कि सर ज्योग्राफी का अलग करा दीजिएगा और हिस्ट्री का अलग करा दीजिएगा, वो भी सब हो जाएगा। देखो समस्या यहां पे है। अब रसिक प्रिया जो है, ये देखिए कई बार हमने अपने 8 बजे वाली क्लास में बताया है कि जब रसिक प्रिया की बात हो जाए, ठीक है, रसिक प्रिया हो जाए या कवि प्रिया हो जाए, ये यहां से प्रश्न बनता है। और एक बहुत बार आती है रतन बावनी। रतन बावनी के रचयिता का कौन है? तो इन सभी को कहा जाता है, हिंदी का जो प्रेत है दोस्तों वो केशव दास हैं। इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? इसके साथ। रामचरितमानस की भाषा क्या है? देखिए रामचरितमानस की बात अगर जाए तो रामचरितमानस, रामचरितमानस को क्या है? रामचरितमानस की बात अगर करी जाए तो आपको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहां से। रामचरितमानस, ठीक है ना, किसके चरित्र पर वर्णित है ये बताइए? राम के चरित्र पर। किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने लिखी है ना। इसमें कांड कितने हैं रामचरितमानस में? कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। क्या है? 7 कांड हैं, जिसमें बाल कांड सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। रामचरितमानस की भाषा क्या है प्यारे? बताइए जरा, भाषा क्या है? तो भाषा है अवधी भाषा। क्या है प्यारे? अवधी भाषा है। इसलिए इस विकल्प का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए जब हम पद्मावत पढ़ते हैं, पद्मावत किसकी पढ़ते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की। वो भी इस क्वेश्चन से रिलेट करके ही याद रखिए, पद्मावत भी अवधी भाषा की ही है। ठीक है, चलो अगला। भूषण किस रस के कवि हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर आप भूषण की बात करते हो तो भूषण से बनते हैं 4-5 क्वेश्चन। भूषण से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता आपका कि छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? और दूसरा यह बनता है शिवा बावनी किसकी रचना है? तीसरा यह बनता है कौन से रस के कवि हैं? हिंदी के कौन से रस के कवि हैं? सॉरी, हिंदी में कौन से रस के कवि हैं? तो आपको याद रखना है वीर रस के। वीर रस यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? देखो जब आप कहते हो अपभ्रंश का,
अपभ्रंश का प्रमुख, अपभ्रंश का कवि तो पुष्पदंत। हिंदी का आदि कवि तो स्वयंभू। हिंदी का प्रथम कवि, अब रहमान से आप बताइए आंसर क्या होगा। आदि कवि है, क्या पूछा था, आदि कवि, तो आंसर सी। तो चीजें देखिएगा कभी नहीं बिगड़ेंगी अगर परीक्षा में थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आ गया, परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन हमारी, हर भाई हमारा, हर गृहिणी को दिल से धन्यवाद। अगला प्रश्न है, जो परिवार नए हैं वो अपना जिला जरूर कमेंट करें कि आप किस सुंदर जिले से आते हैं। हमारे दिल से जरूर जुड़िए, ये चैनल आते जाते रहेंगे दोस्तों। हमारी टीम आपके लिए पूरी जान लगा के बैठी है कि कहीं ना कहीं बहुत दिन बाद ये भर्ती आई है तो सिलेक्शन देकर जाएगी, ये वादा है, ठीक है ना। लव यू, बहुत बढ़िया। तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में ईमानदारी से अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट करें। निम्नलिखित में कौन सा व्यंग लेखक है, तो हरिशंकर परसाई जो है एक व्यंग्यात्मक कवि है, ये व्यंग करने वाले इसलिए व्यंग लेखक के नाम से जाने गए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न से पहले बता दें, राहुल संकृत्यायन से एक प्रश्न आता है कि बोलगा से गंगा किसने लिखा, या आदिकाल की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, सिद्ध सामंत काल। ठीक है, चलिए। हिंदी पत्रिका कादंबनी के संपादक कौन रहे हैं, कादंबनी के संपादक कौन रहे हैं, राजेंद्र अवस्थी रहे हैं, और इंदु पत्रिका के अंबिका प्रसाद रहे हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कौन सी थी, जरा कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा, चलिए वो भी बताएंगे। निराला को कौन सा कवि माना गया, निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। निराला को क्रांतिकारी के साथ छायावादी भी जाना जाता है, याद रखिए, छायावादी कवि भी हैं। नहीं तो आप कहो कि छायावाद के जनक, तो भैया मैंने पढ़ा था जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक हैं, लेकिन छायावादी कवि के साथ साथ क्रांतिकारी कवि हैं, इसलिए विकल्प भी जाएगा। अगला, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो हिंदी अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। ध्यान दीजिएगा, कवि जो है कालिदास, जो भारत का शेक्सपियर कहा गया है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है, तो आपको याद रखना है कालिदास की है। किसकी है, कालिदास की है। और कालिदास का जो है हिंदी अनुवाद किसने किया है, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण बनेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला, किस काल को स्वर्णकाल कहा गया, स्वर्णकाल दोस्तों, अच्छा ये बताओ कैसे याद करोगे। स्वर्णकाल दोस्तों भक्ति काल, और भगवान की भक्ति में क्या है, जो रियल सोना है वो बेकार है, यानी यही भक्ति ही क्या है, सोने के समान है ना। तो याद रख लीजिएगा, स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा गया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, चलो। हिंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है, बड़ा आसान प्रश्न है। देखिएगा, जब हम हिंदी के जन्मदाता की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम दो प्रश्न पूछते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण, द्विवेदी युग का नामकरण, द्विवेदी युग का नामकरण किसके द्वारा हुआ, यानी किसके नाम पर हुआ, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हीं के अनुसार जो है हिंदी, यानी इन्होंने कहा हिंदी नई चाल में ढली, तो हिंदी नई चाल में ढली किसके काल में, हरिश्चंद्र जी के काल में। अगले प्रश्न की बात करूंगा, ये रहा, सूरदास के गुरु कौन थे, बताओ। क्या बात है, क्या बात है, ठीक बात, बहुत बढ़िया। अरे भाई कई बार बताया गया है हिंदी की क्लास में, इससे ही सरल क्या है। देखिए, सूरदास हमेशा जन्माग्न थे, यानी कहा जाता है कि हमेशा से उन्हें जो है दिखाई नहीं देता था। सूरदास की जब भी बातें हैं तो सूरदास ने, अगर देखा जाए तो सूरदास ने साहित्य लहरी को लिखा, साहित्य लहरी को लिखा है ना, सूर सागर को लिखा। और भाषा का यूज किसमें किया दोस्तों, तो भाषा दोस्तों हमेशा याद रखिए ब्रज का यूज हुआ है ज्यादातर। लेकिन सूरदास के गुरु जो है बल्लभाचार्य, बल्लभाचार्य थे दोस्तों, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामानंद नहीं होगा। बल्लभाचार्य माना जाता है सूरदास से 10 दिन बड़े थे केवल। नेक्स्ट, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, कामायनी, देखिए जब आप कामायनी की बात करते हो तो कामायनी क्या है, कामायनी एक क्या है, महाकाव्य है, और विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। कामायनी कैसा है, छायावादी है ना, छायावादी कृति है। कामायनी की बात अगर हम कर ले रहे हैं तो कामायनी क्या है, तो कामायनी कामायनी कामायनी, यानी कामायनी को किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा।
ये 3 क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया? तो गागर में सागर भरने का कार्य किया है कवि बिहारी ने, इसलिए बिहारी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो पहला प्रश्न, पदावली किसकी है? विद्यापति। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है। विद्यापति। मैथिल कोकिल किसे कहा गया? मैथिल कोकिल किसे कहा गया? यह बात आपको याद रखना है। मैथिल कोकिल किसे कहा गया? तो याद रखिए विद्यापति को। अब मैथिल कोकिल अगर विद्यापति को कहा गया तो विद्यापति किस भाषा में अपनी रचनाओं को लिखते थे? मैथिली में। और मैथिली में इसीलिए मैं कहता हूं कि विद्यापति की पदावली हो या कोई भी मैथिली में लिखते थे, तभी तो मैथिल कोकिल कहा गया। इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली। मैथिली में लिखने के कारण ही इनको मैथिल कोकिल कहा गया। राइट, चलो। किसे उग्र कवि कहा गया? उग्र कवि की बात अगर करें तो उग्र कवि कहा गया दोस्तों, क्या है? पांडे वेचन शर्मा को कहा गया। इसलिए विकल्प क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जब आप हिंदी की आत्मा की बात करते हो तो हिंदी की आत्मा जो है कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। हिंदी का प्रथम गद्यकार हरिश्चंद्र को कहा जाता है, वो लल्लू जी को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक हरिश्चंद्र को कहा जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी की अगर हम बात कर लेते हैं 50 नंबर में, तो बिहारी जो है जयसिंह, और बिहारी ने जयसिंह की बात के जो है दरबारी कवि रहे हैं। और बिहारी की बात करें तो बिहारी ने सतसई लिखा, जो एकमात्र कृति थी। कौन सी थी? बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई दोस्तों लिखकर ये हमेशा के लिए अमर हो गए। एक कृति से अमर होने वाला कोई अगर कवि था तो वो बिहारी ही थे, जो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है? अब यहां से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा आपका, कादंबरी किसकी रचना है? कादंबरी किसकी रचना है? और शेष कादंबरी किसकी रचना है? शेष कादंबरी किसकी रचना है? जरा जवाब दीजिए। तो शेष कादंबरी की बात अगर करेंगे तो अलका सरावगी। शेष कादंबरी अलका सरावगी ने लिखी है, जबकि कादंबरी जो है इतिहास में भी आता है और हिंदी का भी क्वेश्चन है, बाण भट्ट की रचना है। इसलिए विकल्प किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाली दो है जो है, ये है कादंबरी, ये कादंबरी है, लेकिन ये 51 नंबर का जो है वो डी हो जाएगा। प्रश्न में बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? बहुत। क्या इशू आ रहा है नेट में? थोड़ी सी रुक रही है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल। बच्चे कह रहे हैं श्रीलाल शुक्ल। और ये अच्छा, हमारे मूवमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, चलो। हाँ, तो श्रीलाल शुक्ल है तो उसमें चिंतित होने की क्या बात है? श्रीलाल शुक्ल ही तो होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दिक्कत है? अगला, पूस की रात किसकी रचना है? तो मैंने आपको कहा कि कहानी की बात अगर कर लेते हैं, चाहे आप कहानी में आप क्या है, आप चाहे आप जो है पूस की रात की बात करते हो, चाहे आप ईदगाह की बात करते हो, क्या है? ईदगाह हो, पूस की रात हो, दो बैलों की आत्मकथा हो, पूस की रात हो, दो बैलों की आत्मकथा हो, या फिर कफन हो। आंसर क्या हो जाएगा? है प्रेमचंद्र के साथ, जिन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। अगला, ध्रुव स्वामिनी हो, इरावती हो, कंकाल हो, तितली हो, ठीक है, कामायनी हो, चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, जनमेजय का नागयज्ञ हो। ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक है। इन सभी रचनाओं का आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्यार के साथ, आत्मनिर्भरता क्या है? निबंध है। देखिए, प्रश्न गलत होता है, गलत होने दीजिए। प्रश्न में एकदम बाई चांस एग्जाम में इनमें से कोई ऐसा प्रश्न कठिन आ गया, सरल आ गया तो कर ही लोगे, कठिन प्रश्न आ गया तो कम से कम थोड़ा ध्यान तो रहेगा कि अरे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, है ना? तो बताया था कि हाँ, आत्मनिर्भरता एक निबंध है जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। गंगा छवि वर्णन, देखिए, गंगा छवि वर्णन की बात करें तो किसकी रचना है? बताओ। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है।
अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। ठीक, ठीक है, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा। गंगा छवि वर्णन की बात कर लेते हैं, तो गंगा छवि वर्णन की बात हो जाए, ठीक है। भारत दुर्दशा और गंगा छवि वर्णन। गंगा छवि वर्णन, ये है क्या? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, कस्तूरी वसय आत्मकथा, यानी कस्तूरी कुंडल वसय। ये कस्तूरी कुंडल वसय क्या है? ये है आत्मकथा है, जिसको मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा था। 58 नंबर, सॉरी 58 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी शाखा में कौन आएगा बताइए? ज्ञान मार्गी शाखा में संत आएंगे, और संत कवि यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? संत कवि के साथ डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन है 60 नंबर, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? जरा जवाब दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? देखिए, जब हम कहते हैं ना अपभ्रंश का जो कवि होता है वो पुष्पदंत की बात करते हैं, अपभ्रंश का कवि। लेकिन जब हम अपभ्रंश के वाल्मीकि, देखिए जब हम अपभ्रंश की बात करेंगे जो प्रथम में आ जाता है, अपभ्रंश का जो प्रथम फर्स्ट में आ जाता है वो पुष्पदंत है। लेकिन जब हम अपभ्रंश के वाल्मीकि की बात करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, जब हम वाल्मीकि वर्ड यूज कर लें तो आपको याद रखना है कि वो स्वयंभू हैं, वही आदिकवि हैं, और वही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये क्वेश्चंस मैंने बताया था शुरू में ही कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के थे। चंद्रवरदाई जो है क्या है? वीर गाथा काल के कवि। चंद्रवरदाई की बात करें तो पृथ्वीराज रासो लिखा है। क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो को लिखा है। क्या लिखा है सर? पृथ्वीराज रासो को लिखा है। अगला, रैपिड फायर में अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में हमेशा के लिए अमर हो गया? रीतिकाल का वह कौन सा कवि है? तो रीतिकाल का वह कवि है बिहारी। और एकमात्र कवि मैंने आपको बताई थी कि बिहारी सतसई को लिखा है। किसी ने क्या लिखा है सर? बिहारी सतसई को लिखा है। और बिहारी सतसई को लिखने के साथ ये अमर हो गए। आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, अगर हम कठिन काव्य के प्रेत की बात करेंगे तो ये केशव दास को कहा जाता है। अगर मैं ये कह देता हूं कि हिंदी में उग्र कवि के नाम से कौन जाना गया, हिंदी में उग्र कवि के नाम से कौन जाना गया, हिंदी में क्रांतिकारी कवि कौन है ना, बताइए हिंदी में क्रांतिकारी कवि कौन है, और हिंदी में जो है कठिन काव्य का प्रेत कवि कौन है, बताइए। ये तो आपको पता होने चाहिए। तो मैंने अगर आपसे कह दिया अगर कवि है तो यहां पर पांडे वेचन शर्मा, क्या है? वेचन शर्मा है, ठीक है। क्रांतिकारी कवि कौन है? निराला है। प्रेत कवि कौन है? केशव दास है, ठीक है। इसलिए विकल्प किसके साथ, ऑप्शन नंबर किसके साथ प्यारे? डी के साथ चला जाएगा। क्या है? डी के साथ चला जाएगा। वो तो रही बफरिंग। सर वीडियो रुक रहा है, हो रही है भाई, देखो अभी जाके देखो। इसके आगे चलिए, द्विवेदी युग की बात करेंगे। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्या है? 65 नंबर। मैथिल कोकिल, मैंने कहा था कि मैथिल कोकिल अगर पूछा जाए या पदावली किसकी रचना है, तो पदावली रचना को लिखा है मैथिली भाषा में। क्या लिखा है सर? मैथिली भाषा में लिखा है। और सर किसने लिखा है? विद्यापति। और मैथिल कोकिल विद्यापति को ही कहा जाता है। पदावली इनकी ही रचना है। किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। अगला, प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि जब आप कहते हो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के तट पर या क्रांतिकारी कवि, तो निराला मार दीजिएगा। अगर आप यामा की बात करते हो तो यामा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचना है। महादेवी वर्मा जो फर्रुखाबाद से आती हैं, जो आती हैं यूपी से आती हैं। महा की बात अगर कर लेता हूं तो यामा हुआ, रश्मि हुआ, है ना, निहार हुआ, ये सारी रचनाओं को किसने लिखा है? ये सारी रचनाओं को लिखा है इन्होंने। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो चिदंबरा पर मिलता है। और चिदंबरा के लिए दोस्तों आप जानते ही हो कि 1968 में मिलता है। साथ ही साथ ग्राम्य पल्लव भी लिखते हैं। आंसर जाएगा बी के साथ। जयशंकर प्रसाद दोस्तों छायावाद का जो है क्या है? छायावाद का जो है जनक माना जाता है इनको। इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी। मैं बहुत तेज लिख रहा हूं क्योंकि आपको यह वीडियो बहुत उबाऊ ना लगे। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जब भारतीय आत्मा, देखिए जब आप यहां पर कहते हो सेकंड राष्ट्र कवि, ये कौन से हैं? हिंदी के सेकंड राष्ट्र कवि हैं दोस्तों, ये मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है ना? साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, ये दोस्तों अगर हम हिंदी की कलाधर की बात करें, हिंदी का कलाधर किसे कहा गया? सर ये हिंदी में आत्मा का नाम, यानी हिंदी साहित्य में आत्मा किसे कहा गया? सर भारतीय आत्मा। सर बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया? तो हमने कह दिया पंत साहब को कहा गया। अगला प्रश्न, कथा सम्राट किसे कहा गया? कथा सम्राट प्रेमचंद्र को। और कथा सम्राट के साथ साथ उपन्यासों का प्रणेता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, उपन्यास के लिए प्रेमचंद्र जाने जाते हैं। सोजे वतन अंग्रेजों द्वारा जब्त उपन्यास है, वहीं आपका मंगलसूत्र क्या है? अधूरा उपन्यास है। अगला, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक हिंदी के गद्यकार, जो प्रथम गद्यकार हैं वो लल्लू लाल हैं। आंसर जाएगा बी के साथ। और इंसा अल्लाह खान ने क्या लिखा है? रानी केतकी की कहानी लिखा है दोस्तों। और मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है क्या? प्रेम पचीसी को लिखा है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास ने रामचरितमानस की बात करी है। रामचरितमानस, मैं कह रहा हूं रामचरितमानस, यानी राम के चरित्र का वर्णन 7 कांडों में किया है। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास किसने लिखा है? त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। याद रखिएगा। और जहां पर आप जैनेन्द्र कुमार की बात करते हो, त्याग, यहां पर अगर आप बात करते हो, देखिए प्रेमचंद्र से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। जहां पर हम, देखिए फिर से एक बार, आप अगर प्रेमचंद्र की बात करते हो तो कथा सम्राट, उपन्यासों के प्रणेता। प्रेमचंद्र की बात करते हो प्रेम पचीसी, प्रेमचंद्र की बात करते हो गोदान गमन और मंगलसूत्र, सोजे वतन, ईदगाह कफन, और क्या हो जाएगा? 2 बैलों की आत्मकथा। इसके साथ साथ बहुत सारी रचनाएं दोस्तों। जब भी हम बात करेंगे बी ऑप्शन की तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने आपको फिर से रटाने की कोशिश करी। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा को यामा के लिए, दिनकर को उर्वशी के लिए, पंत को क्या किस पर मिला है? चिदंबरा के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए। इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन है, मजदूरी और प्रेम की बात करेंगे तो मजदूरी और प्रेम को है किसने लिखा है? सरदार पूर्ण सिंह ने। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कहते हैं कि कलम का सिपाही जो है क्या है? बताइए, कलम का सिपाही कहा जाता है किसे? ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में। बहुत बढ़िया, खींच दी वीडियो। बताइए कितना नेट खराब होगा? बहुत अच्छे। हाँ तो क्या दिक्कत है? जीवनी मारो ना, क्या दिक्कत है? जीवनी मारो, समस्या क्या है? अच्छा हो रही है भाई। देखिए मुझे पता है कि बफरिंग होती है, फ्लैक्चुएशन होता है नेट में, ये पता है, आप गोल गोल मत बनाओ। तो क्या है यहां पर हो जाता है, यानी जीवनी हो जाएगी, यानी कलम के सिपाही के साथ। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, जो कहते हैं तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के तट पर। अगला, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन रही है दोस्तों? बंग महिला। कई बार अपनी वीडियोस में 8 बजे रात में बताया कि बंग महिला से क्वेश्चन आया है, 2 से 3 बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है परीक्षाओं में, हो सकता है आपकी परीक्षा में देखने को मिले। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि, देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए, पहला प्रश्न इसमें थोड़ा सा बता ही देता हूं, कहता है खड़ी बोली। ध्यान दीजिए, जब आप खड़ी बोली की बात करिए, बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास।
ठीक है, जिसको हरिऔध ने लिखा है। तो जब ये पहला था तो ये व्यक्ति भी पहला ही होगा। ठीक है, बताइए, बताऊं? अरे आ तो रही है आवाज, हम भी तो देख रहे हैं साथ में। आ रही है भाई, आवाज आ रही है। जब ये पहला था, ठीक है, आवाज आ रही, देखो। अगला प्रश्न। अच्छा, कुछ इशू हो जाता है बीच बीच में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोदान किसकी कृति है? अरे गोदान गवन प्रेम पचीसी ईदगाह कफन सोजे वतन मंगलसूत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इस क्वेश्चन में क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह। क्या दिक्कत है? नामवर सिंह हो जाएगा, आसानी से नामवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 20 क्वेश्चन और कर लो भाई, 20 क्वेश्चन और कर लो। वॉइस कट रही है सर। चलो देख लो, चलो क्या है, चलो कोशिश करते हैं। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। यामा की बात करें, साथ ही साथ आप देखिएगा यामा की बात करी गई है, इसके साथ ही साथ आप देखिए मेरा परिवार। आ रही है आवाज? ठीक है, मेरा परिवार। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है क्या? मेरा परिवार हो गई, गिल्लू हो गई, रश्मि हो गई, निहार हो गई। निहार इनकी पहली रचना थी, प्रथम रचना, राइट। इसके साथ ही साथ दोस्तों क्या हो जाएगा? मेरा परिवार, इसके साथ ही साथ यामा। कभी कभी हिंदी में आ जाता है माई फैमिली, ठीक है ना, हिंदी में लिखकर आ जाता है माई फैमिली, और महादेवी वर्मा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार। देखिए कैसे याद करेंगे, संसद से सड़क तक कोई नेता जाएगा, क्या क्या हो जाएगा? अगर जो है बहुत रोड ही खराब है, रोड ज्यादा खराब है, बताओ रोड खराब है तो कैसा हो जाएगा? संसद से सड़क तक नेता जाएगा तो भैया व्हाइट कलर के कपड़े पहन के जाएगा, और व्हाइट कलर के कपड़े पहन के जाएगा तो धूमिल हो जाएगा, नहीं ना? सुदामा पांडे धूमिल, राइट। संसद से सड़क तक। चलिए अगला, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहां कल वहां रहे मस्ती का, यानी हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा जब भी हम बात करते हैं यहां पर क्या है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। भगवती चरण वर्मा ने लाइनों को लिखा है, और मुझे लगता है कि ये लाइन हमने कई बार गुनगुनाई है, और आप भी गुनगुनाते रहिएगा, है ना, क्योंकि यहां ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी से नाम जुड़ा हुआ एक आता है, कनेक्ट होता है, माखनलाल चतुर्वेदी, जो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य की आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, यहां सुभद्रा कुमारी चौहान से एक प्रश्न आता है कि झांसी की रानी, ध्यान दीजिए, झांसी की रानी से एक प्रश्न आता है कि पहली बात तो झांसी की रानी को लिखा किसने है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। फिर एक लिखा है क्या, वो खूब लड़ी मर्दानी सी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? वो भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हैं। जब रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं, पर देखिए उर्वशी की बात आती है, रश्मि की बात आती है, संस्कृति के चार की बात आती है। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करूंगा। नेक्स्ट, रंगभूमि उपन्यास किसने लिखा है? तो देखिए रंगभूमि की बात कर ले, हमने कई बार बताया उपन्यास एक ऐसा है जहां उपन्यासों को सबसे ज्यादा ध्यान में किसने रखा है? प्रेमचंद्र साहब ने रखा है। प्रेमचंद्र साहब प्रेम पचीसी लिख कर गए हैं, कई बार हमने गुनगुनाया है, कई बार रटाया है, तो आपको है ना घर भी रटा दिया दोस्तों कई बार अपनी 8 बजे की क्लास में। तो प्रेमचंद्र की बात करें तो प्रेमचंद्र प्रेम पचीसी, गोदान गवन सोजे वतन ईदगाह कफन और मंगलसूत्र। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास समानी। पंक्तियां किसकी है? आपकी रहदास की हैं, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? एक के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। प्रस्तुत पंक्तियां जो है किसकी? अब यार ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या है, इसमें कौन सी दिक्कत है? चलो मैं देख लेता हूं कमेंट बॉक्स। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई? जब भी आपसे कहता है
जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दो बताई तुलसीदास की, तो तुलसीदास की ये बहुत ज्यादा जो है चर्चित है, तुलसीदास की बहुत ज्यादा चर्चित है, इसलिए विकल्प जाएगा तुलसीदास के साथ। ठीक है, बताइए। बहुत बढ़िया। हाँ, बैताल पचीसी सुरति मिश्रा है। देखो, मैंने आपसे कहा, जब आपसे कहा जाए बैताल पचीसी, पचीसी सुरति मिश्रा, ठीक है ना, और प्रेम पचीसी जयशंकर प्रसाद। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया, लेखन के लिए दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, साखी सबद रमैनी। देखिए, साखी की बात ही नहीं है, साखी सबद रमैनी ये क्या है? ये है आपके कबीरदास। आंसर इज ऑप्शन नंबर। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मसी कागज छुओ नहीं, कागज को नहीं छुआ, कलम गई नहीं हाथ, कलम को हाथ में नहीं लिया सर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं किसकी रचनाएं, किसकी पंक्तियां हैं, आपको जवाब देना है दोस्तों। 91 नंबर। बताइए, दादू दयाल, कबीरदास, रैदास, सुंदरदास, कौन बच्चा कबीरदास मार रहा है? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। अरे भाई, कबीरदास की आप जीवन परिचय जब पढ़ते थे, आपको याद भी नहीं है क्या? जब आप जीवन परिचय पढ़ते थे तब आपने इन लाइनों को याद किया था। बिहारी की बात करें तो बिहारी सतसई, बिहारी ने क्या लिखा? बिहारी दोहे लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। बिहारी किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? जयसिंह के दरबारी कवि थे, यानी जयसिंह की बात करी गई दोस्तों, जयसिंह के दरबारी कवि थे, दोहे लिखने के लिए जाने गए। बिहारी सतसई से एकमात्र हमेशा रीतिकाल के कवि रहे दोस्तों, इसलिए हमेशा के लिए अमर हो गए। कौन सा छायावादी कवि है? छायावादी कवि फिर से समझ लीजिएगा, छायावादी कवि में आप निराला की बात करते रहे हैं, छायावादी कवि में आप जयशंकर की बात करते रहे हैं, छायावादी कवि में आप महादेवी की बात करते रहे हैं, और छायावादी में 4 ही कवि आते हैं, रामकुमार वर्मा आते हैं। ठीक है ना, यह बात आपको याद रखनी है। इसलिए विकल्प किसके साथ? अच्छा अच्छा, ऑप्शन के हिसाब से हाँ, पंत साहब, है ना। ठीक, हाँ, ऑप्शंस के हिसाब से क्या हो जाएगा? पंत साहब हो जाएंगे, क्योंकि वही क्या है, समीपस्थ ऑप्शंस के साथ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्या पंत आपका कमेंट स्लो क्यों हो गया भाई? अटक रहा है, अटक रहा है। उसमें दिखाओ, उसमें दिखाओ, इशू क्या आ रहा है नेटवर्क का। 2.6। चलो ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, 4 महत्वपूर्ण है, इसके साथ सुमित्रानंद पंत आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी भी आ जाता है। राइट, ये बात आपको याद रखनी है, माखनलाल चतुर्वेदी भी आते हैं। महत्वपूर्ण ये आपको 4 याद रखने हैं, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, सुमित्रानंद पंत भी आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं कौन, बताइए फटाफट? माखनलाल चतुर्वेदी भी आ जाते हैं। 4 तो आपको महत्वपूर्ण याद ही रखने हैं। रामलला नेहचू के रचनाकार। देखिए, जब आप रामलला नेहचू की बात करते हो तो बहुत आसान है, जब आप रामलला नेहचू की बात करते हो तो रामचरितमानस भी याद कर लो, है ना। क्या दिक्कत है, ये तो बहुत आसान है। रामचरितमानस हो गया। राम से मतलब क्या है? रामलला नेहचू की बात कर लो, ठीक है ना। आप जानकी मंगल की बात कर लो, जानकी मंगल की बात कर लो, पार्वती मंगल की बात कर लो, ठीक है ना। पार्वती मंगल बात कर लो, ये सारी रचनाएं क्या हैं? रामायण बरबे याद कर लो, तुलसीदास की बात हो जाएगी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आषाढ़ का एक दिन बात करें तो आषाढ़ का एक दिन किसका? देखिए, आषाढ़ का एक दिन जो है किसने लिखा है? मोहन राकेश। मोहन राकेश की एक रचना है। और मोहन राकेश की बात करें तो अंधेरे बंद कमरे,
अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे की बात करेंगे तो वो भी मोहन राकेश। थोड़ा फास्ट कराएंगे क्योंकि नेट का इशू हो रहा है प्यारे, ठीक है ना। चलिए, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है, बताइए। चलिए, ठीक है। गुड। देखो, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये अज्ञे साहब हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। एक प्रश्न यहां से नहीं बल्कि दो प्रश्न बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इसकी कोशिश करिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न बनते हैं। एक बनता है नदी के द्वीप। क्या बनता है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। और सहसा एक बूंद सह उछली, है ना। एक बूंद सहसा उछली जो है ये किसकी रचना है, ये भी है अज्ञे साहब की है। अगला प्रश्न, बताओ, जवाब दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे, गुड। ठीक है, करा दूंगा। देखो, जब आप मृगनयनी की बात करते हो, कुंडली चक्र की बात करते हो, मृगनयनी और कुंडली चक्र किसकी रचनाएं हैं, ये है आपकी वृंदावन लाल वर्मा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 98। बाल चित्रण में कौन सा श्रेष्ठ कवि है, बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि कौन सा है, जवाब दीजिए। चलो बताओ, बाल चित्रण की बात करते हैं तो क्या है, बाल चित्रण में बाल भगवान कृष्ण की लीलाओं को दिखाया, और भगवान कृष्ण की लीलाओं को दिखाया जिसमें बाल सखा का काम सूरदास ने किया। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचनाओं में एक प्रकार है, चयन कीजिए। उर्वशी की बात करी जा रही है। उर्वशी की अगर बात की जा रही है तो आपको 1972 में उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। कब मिलता है, 1972 में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में दी गई रचनाओं में रचनाकार कौन है, तो कहते हैं मेरा परिवार किसकी रचना, माई फैमिली। आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों, माई फैमिली है, महादेवी मां की रचना है। हां, थोड़ा सा ये वीडियो अटका है, अब ये नहीं, ये वीडियो अटकेगा। मैं ये वादा करता हूं दोस्तों कि आपको हारने नहीं दूंगा। मैं कहता हूं प्लेलिस्ट को वॉच करिए, जिसमें यूपी स्पेशल, जिसमें यूपी के सारे चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग, प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए। और कोई बच्चा अगर यूपी पुलिस में अगर हार जाए तो फिर क्या ही मतलब बनता है पढ़ाने का। हारना नहीं है सर, मेहनत। देखिए, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, लेकिन इसका मतलब है सारे मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन बहुत आराम से सोए हुए हैं। महीना ऐसा चल रहा है, आराम से, एकदम से रजाई वाला मौसम है, आराम से सो लो, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्या है कि आप जो है, जो सो रहे हैं, उनसे अगर आगे निकलना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और ऐप डाउनलोड कर लो, गुरुजी वर्ल्ड, है ना। गुरुजी वर्ल्ड को प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, कुछ ऐसा लोगो मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।